विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से पद्य भाग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका शीर्षक है उत्साह, से कुछ प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसे आपको अच्छे से तैयार करना होगा। उसी की तैयारी के लिए मैंने आपके प्रश्नों की तैयारी की है। आज मैं आपको प्रश्न बताऊंगी, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि पूछता है। तो उत्तर है इसका, बच्चे की दतुरिन मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। ऐसे में उसे लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बबूल के पेड़ से शेफा लिका के फूल झरने लगे हैं। क्योंकि बच्चे की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कवि मन इस तरह प्रभावित होता है। दूसरा प्रश्न है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा, ये पूछा गया। तो उत्तर है, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक ओर बादलों के गरजने में उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। यही है, इसलिए ऐसा शीर्षक रखा गया। कवि में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। पहला है, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं। यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हों, और यूं लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य से ध्यानात्मक प्रभाव पैदा हो, ना सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें ना सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। तो उत्साह कविता में ना सौंदर्य वाले शब्द निम्नलिखित हैं। बादल गरजो, घेर घेर घुर घोर गगन धाराधर ओ। अब रचना और अभिव्यक्ति से कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इसका, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि ने अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्ति होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो इसी पे उत्तर है कि ऊपर देखो आसमान में किसने रंग बिखेरा है। ऊपर देखो आसमान में किसने रंग बिखेरा है। सूरज जाने कहाँ छिप गया, खो गया उसका कहीं उजाला। देख गगन का काला चेहरा, बिजली कुछ मुस्काई, लगा बहाने गगन बनाने जो बिजली ने आंख दिखाई। कुछ वसुधा में आन समाया, वह लाई एक थाल में पानी, उसका मुंह धुलवाया। थोड़ा पानी आसमान में, बाकी सब धरती पर आया। कुछ टपका फूलों पर जाकर, कुछ ने चातक की प्यास बुझाया। कुछ तालों कुछ फसलों तक। तो ये भाव कविता के रूप में इस तरह से है। अगला हमारा शीर्षक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अट नहीं रही है। इससे कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनके प्रश्नों को हम देख लेते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखने को कहा है। तो उत्तर है इसका, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। उत्तर में आप यही लिखेंगे कि बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उमड़ने को नभ में तुम
पर कर देते हो। यह पंक्तियां फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हैं। अगला प्रश्न पूछा है कवि ने। कवि का प्रश्न है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन की सुंदरता ही ऐसी होती है। तो उत्तर में है फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली होता है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है। इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से क्या हो जाती है? मंत्र मुग्ध होकर उससे हटाने का मन नहीं करता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसका उत्तर देखिए कि प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया है, अपरंपार है। फागुन का सौंदर्य ही ऐसा होता है कि प्रत्येक का मन मोह लेता है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाई दिया है, घर घर में फैला हुआ इसीलिए दिखाया है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत किया गया है और मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है। यह पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। अगला प्रश्न है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? ये पूछा है। तो इसका उत्तर है फागुन में सर्वत्र मादकता छाई रहती है। सब तरफ मन मोहने वाली छटा होती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए होते हैं, पत्ते नए होते हैं, फल और फूलों से लदे हुए होते हैं। हवा उसी की वजह से सुगंधित रहती है। आकाश साफ और स्वच्छ रहता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते हैं। बाग बगीचे पक्षियों से भरे हुए होते हैं। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से बिल्कुल ही भिन्न होता है। अगला प्रश्न है इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं उन्होंने इस प्रकार दी हैं। प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उत्पादनों का मानवीकरण। उत्साह और अट नहीं रही दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण है, मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते थे, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, जिसे हम कला पक्ष भी कहते हैं। इन दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे ज्ञेयता छाया, प्रवाहमयता, अलंकार योजना, संगीतात्मकता भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक और संस्कृत निष्ठ है, सामासिक जो समाज से भरी है और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर दिखाई दिया है, मादकता दिखाई दी है जो मोहकता से भरी हुई है। भाषा इनकी सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है। तो रचना अभिव्यक्ति से प्रश्न देखते हैं कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें बताइए। तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि होली का त्योहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादकता छाई होती है। हवाएं मस्त एकदम मन को मोहने वाली होती हैं, मदमस्त करने वाली होती हैं। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भरा होता है जो हमारे मन को आकर्षित करता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल होते हैं, रंग बिखरे होते हैं सभी तरह के। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं। लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से कवि ने फागुन की छटा का मनोहारी चित्रण किया है और उत्साह में बादल घन घन के गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, जो कि लोगों के मन को मोह लेते हैं। तो यहाँ कवि ने प्राकृतिक छटा का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी, तब तक के लिए